नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। बहुत लंबे समय के बाद मायावती ने आज एक तीखा और पॉलिटिकल बयान दिया है। मैं खड़ा हूं प्रतीक स्थल गोमती नगर में। मायावती के बनाए हुए आसपास सुंदर अंबेडकर पार्क हैं और उसी में एक प्रतीक स्थल शामिल है। मायावती जी की और काशीराम की प्रतिमा लगी है मेरे पीछे। और जिस समय यह बन रहा था, यह प्रतिमा पूरे देश में सुर्खियों में आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सभी ने आलोचना करी थी कि यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई नेता अपने जीवित रहते हुए अपनी प्रतिमा लगा रहा है। मैं आज खास तौर से यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ कि मैं वो पॉलिटिकल सीन आपको समझा सकूँ कि क्या दौर था बहुजन समाज पार्टी का और क्या दौर आ गया है बहुजन समाज पार्टी का। एक दौर था जब 2007 में प्रचंड बहुमत के संग मायावती सत्ता में आई थी। एक गठजोड़ था, मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित। सारे समीकरण बदल दिए थे मायावती ने। और मायावती जब सत्ता में आई थी, प्रचंड सत्ता में आई थी, तब उन्होंने आसपास ये पूरा परिवेश और पूरा नक्शा बदल दिया था गोमती नगर का। दो घटनाएं आपको बताना चाहता हूं, बहुत मजेदार। मैं जब ये प्रतिमा लगी थी, मैं और मेरा मित्र यहाँ से गुजर रहे थे, तो उसने एक बहुत मजेदार बात की। उसने कहा कि आज से 1000 साल बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तरह अगर खुदाई होगी और खुदाई के अंदर से ये सब चीज़ें निकलेंगी, तो उस जमाने के लोग कहेंगे कि आज से 1000 साल पहले हमारे भगवान ऐसे हुआ करते थे कि जो पर्स हाथ में लिए रहते थे। मायावती का अपना स्टाइल है, मायावती की अपनी अदा है। उनका पहनावा हो, उनका पर्स लेके चलने का स्टाइल हो या उनके तीखे तेवर हो। दूसरी घटना इसी पार्क से जुड़ी हुई है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मेरी गाड़ी में थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ये पार्क अंबेडकर पार्क बनवाकर भारतीय जनता पार्टी और संघ के ऊपर मायावती ने बड़ा एहसान किया है। मैं हंसा। मैंने कहा, आप लोग हर जगह ये क्यों निकाल लाते हैं? इस पार्क से आपके ऊपर क्या एहसान? तो उन्होंने कहा कि तुम संघ के और हिंदुत्व की दृष्टि से देखो। अगर इससे पहले लोग लखनऊ में आते थे तो क्या घूमने जाते थे? इमामबाड़ा, भूल भुलैया, वो सब मुगल काल के और मुस्लिमों का प्रतीक था। कम से कम अब हिंदू समाज के लोग तो यहाँ पे आते हैं। बात मजाक में थी, लेकिन बात के बड़े गंभीर अर्थ थे। मायावती ने एक ऐसा गठजोड़ तैयार कर लिया था जो बाकी राजनीतिक दलों के लिए परेशानी पैदा कर गया था। उसमें दलित थे, उसमें ब्राह्मण थे और उसमें मुस्लिम थे। ये सारे आबादी के हिसाब से इतने ज़्यादा हो रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी समेत सारे विपक्षी दल को पसीना आ गया था। लेकिन जब सत्ता मिलती है तो सत्ताजनक बुराइयां आती हैं और मायावती का ऐसा गणित बिगड़ा कि अखिलेश यादव ने साइकिल चलाई और समाजवादी पार्टी पूरी तरह बहुमत से सत्ता में आ गई। लोकसभा चुनाव दोनों मिलकर लड़े, सपा बसपा, लेकिन मोदी लहर में दोनों टिक नहीं सके और अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद मायावती ने अखिलेश यादव पर लगातार तीखे हमले किए, लेकिन अखिलेश यादव खामोश रह के मायावती के वोट बैंक की तरफ देख रहे थे। उसका फायदा भी मिला। दलितों में कहा, दलितों ने बात की कि ये दोनों का गठबंधन रहता तो बहुत मजबूत रहता। अगर एक चुनाव हार भी गए तब भी बहन जी को अखिलेश पे ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। समाजवादी पार्टी के खामोश रहने की रणनीति ये थी कि अगर मायावती पे हमला करेंगे तो दलित जो शांत है, जो मायावती से नाराज भी है, वो भी मायावती के पीछे गोलबंद होगा और नुकसान होगा। मायावती के इस वोट बैंक पे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की निगाह लगी हुई थी। एक पैरेलल रावण भीम आर्मी ने मायावती की जगह लेना शुरू कर दी थी और लगने लगा था, मायावती के वोट बैंक को मैसेज आने लगा था कि मायावती अब उतनी मजबूत नहीं रही, मायावती का वोट बैंक अलग हो रहा है। और मायावती की राजनीति में मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो किसी नेता पे भरोसा नहीं करती। पिछले दिनों आपने देखा कि राम अचल राजभर जैसे तो एक ताकतवर नेता थे, एक समाज से आते थे, उनको भी मायावती ने बाहर का रास्ता दिखा दिया।
लालजी वर्मा को दिखा दिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहले जा चुके हैं। तो जाहिर है बहुजन समाज पार्टी के लिए संकट का सवाल था, संकट का समय था कि कोई काशीराम के दौर का कोई मजबूत नेता अब मायावती के साथ बचा नहीं रहा था। इस बीच में लगातार 4-5 दिन से ये चर्चा चलना शुरू हुई कि मायावती ओवैसी के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रही हैं। इन चर्चाओं के पीछे एक आधार था कि राजभर जिस तरह छोटी छोटी पार्टियों को गोलबंद कर रहे हैं, एक मोर्चा बना रहे हैं, मायावती भी उस मोर्चे का हिस्सा होंगी और ओवैसी एक बड़ी संख्या में मुसलमानों को उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। मगर पिछले दिनों जब राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मायावती के बीच तालमेल की जानकारियां सब सामने आईं, तो बसपा के मुस्लिम वोट बैंक ने बड़ा खराब संदेश किया। उनको लगा कि मायावती तो शायद अब भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बेहतर तालमेल कर लेंगी, तो उनका भरोसा टूटा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने पे लगी हुई है, उसने मायावती को बहुत चिंता में डाल रखा है। अभी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि एक बहुत बड़ा स्मारक अंबेडकर जी की याद में दलितों के फोकस करने के लिए बनाने की घोषणा करी कि वहाँ दलित महापुरुषों के चित्र रहेंगे और वो सारी बातें जो दलित समाज में संदेश आए कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा पार्क उनके लिए बनाने जा रही है। जाहिर है अब 6 महीने चुनाव की घोषणा होने में रह गए हैं, ना तो कोई पार्क बन पाएगा, ना उसके लिए इतना पैसा है। मगर चुनाव से पहले ऐसे बयान, ऐसे वादे एक बड़े वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने में मददगार होते हैं। मायावती समझ गई कि ये जो उनका 19-20% वोट है, इस पर अखिलेश यादव की भी निगाह है, इस पर भारतीय जनता पार्टी की भी निगाह है। और जैसे ही ओबीसी के साथ उनके तालमेल की खबर चली, तो एक बड़ा खराब मैसेज गया, दलितों में मैसेज गया कि मायावती सिर्फ मुस्लिम वोटों को फोकस कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि दलितों में ये मैसेज जाए कि मायावती अब तुम्हारी नहीं, मुस्लिमों की हो गई हैं। और जाहिर है ये जो हिंदू मुसलमान वाला कार्ड जिसकी भारतीय जनता पार्टी मास्टर है, अगर वो चल जाता तो मायावती को बहुत परेशानी आ जाती। आज सुबह मायावती ने यह बयान जारी करके कहा है कि कुछ लोग ये जानबूझ के भ्रम फैला रहे हैं कि मैं ओबीसी के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ने जा रही हूं। ये सारी बातें निराधार हैं। और पहली बात, उन्होंने मीडिया के लिए सतीश मिश्रा का नंबर कह दिया गया है कि सतीश मिश्रा से आप बात करें, अगर आपको कोई खबर चलानी है, आपको कोई जानकारी करनी है तो सतीश मिश्रा से पूछिए। मेरी जानकारी में यह भी पहली बार हुआ है, क्योंकि मायावती कभी भी मीडिया से बहुत ज़्यादा संवाद करने की इच्छुक रहती नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री थी तब भी वो संवाद नहीं करती थी, आती थी, एक रटा रटाया प्रेस नोट सामने होता था, किसी पत्रकार की हैसियत नहीं होती थी कि वो उनसे सवाल करे। एक अघोषित आदेश था कि आप केवल मायावती जो कहेंगी आपको वो सुनना है, सवाल पूछने की अनुमति नहीं है। ये सेंसरशिप लागू थी और बड़े बड़े मीडिया संस्थान मायावती से इतना खौफ खाते थे या इतना आर्थिक लाभ लेते थे, कभी इस तरह के सवाल जवाब मायावती से हुआ नहीं करते थे। तो आज जब सतीश मिश्रा का नंबर दिया गया तो एक जिज्ञासा सबके मन में आई कि क्या मायावती अब मीडिया से संवाद करने के लिए एक बड़े नेता को आगे कर रही हैं। मायावती ने कहा कि ओवैसी से समझौते की बात निराधार है, पंजाब को छोड़कर उनकी पार्टी कहीं भी किसी से भी समझौता करने नहीं जा रही है। ये एक बड़ा पॉलिटिकल बयान था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार ये बात चल रही थी कि यह मायावती शिवपाल के साथ जा सकती हैं, मायावती राजभर के साथ जा सकती हैं, मायावती ओवैसी के साथ जा सकती हैं। तो आज उन तमाम चर्चाओं को मायावती ने सरे से निकाल दिया और ये कहा कि बसपा अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक जो पर्यवेक्षक हैं उनका कहना है, जो राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, उनका मानना है कि मायावती का यह बयान अपने दलित वोट को एकजुट रखने के लिए है। कहीं मुस्लिम के इशारे पर मुस्लिम की बात कह के दलित वोटों में बीजेपी अभी से बंटवारा ना करने लगे। मायावती का यह बयान सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। राजनेता मायावती के बयानों पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते कि मायावती जो बयान आज देती हैं कल वो उसके बयान का क्या मतलब होगा, ये कोई कह नहीं कर सकता। मायावती इकलौती नेता है जिनसे राजनेताओं का बहुत ज़्यादा संवाद नहीं रहता। वो अपनी पार्टी की मुखिया हैं, दबंग हैं, तो ना मीडिया से और ना पार्टी के नेताओं से उनका बहुत ज़्यादा संवाद रहता है।
लेकिन ओवैसी से गठबंधन नहीं होगा, ये बात आज मायावती ने साफ कर दी। जाहिर है उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के साथ दलितों को एक रखना मायावती के लिए बहुत चैलेंज है, क्योंकि अगर मुस्लिमों में जैसे अब तक संदेश आ रहा है कि वो बीजेपी के संग मिले हुई हैं, वो बहुत नाजुक है, और दलितों में ये संदेश चला गया कि वो मुस्लिम हितों की सोच रही हैं, तो उनके वोट बैंक पे असर पड़ जाएगा। मगर ये राजनीति है, यहाँ कब क्या और कैसे हो जाए कोई नहीं कह सकता। जो मायावती आज कह रही हैं किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, वो कल को आपको किसी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आए तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि राजनेताओं की बातों का अब बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रह गया है। सुनते रहिए 4 PM, देखते रहिए 4 PM। हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। थैंक यू।